बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरीके से प्लांट अपनी रेस को या प्लांट अपनी पर्टिकुलर स्पीशी को वेजिटेटिव या एसेक्सुअली जो है वो ज़मीन पे बरकरार रखने के काबिल होता है, उन मेथड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझने के लिए कि इसमें जो है वो इंक्रीज़ ऑफ नंबर हो रहा है वो एसेक्सुअली हो रहा है, उसमें सिर्फ दो पार्टनर या दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक पेरेंट ही रिक्वायर्ड है और वो एक पेरेंट ही बहुत कम टाइम में अपने जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब यहाँ पे हम सबसे ये पहले देखेंगे कि स्पोरुलेशन के ज़रिए किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज़म जो हैं वो या प्लांट्स जो हैं वो अपना नंबर कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाय स्पोर्स और स्पोरुलेशन ड्यूरिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल्स बाय मियोसिस डिवाइड फर्दर माइटोटिकली कॉल्ड स्पोर्स। These generate multicellular structures without fusion of other cells. अब यहाँ पे इन स्पोर्स बनने का प्रोसेस कहलाता है स्पोरुलेशन। और ये देखें यहाँ पे इस डायग्राम में आपको ये सारे स्पोर्स बनते हुए दिख रहे हैं। ये अल्वा के स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हुए हैं। यहाँ पे ये यूग्लिना या पैरामीशियम है, इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हुए हैं। और यहाँ पे एडियंटम में स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हुए हैं। ड्रायोप्टेरस या ये फर्न का एक प्लांट है, उसमें स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हुए हैं। तो बेसिकली ये स्पोर्स जो हैं ये प्लांट की क्वांटिटी या नंबर को बढ़ाने का बायस बनते हैं। These spores when detached from parent plant and given favorable condition grow into a new organism. ये स्पोर्स जो हैं डिटैच होते हैं पेरेंट प्लांट से और पेरेंट प्लांट से डिटैच होने के बाद जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है स्पोर्स बनने का ये बैक्टीरिया में मौजूद होता है, प्रोटोजोआ में मौजूद होता है। बैक्टीरिया आपको पता है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोअन ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये यूकैरियोट होते हैं। एल्गी ये ऑटोट्रॉफ्स हैं लेकिन इनका हैबिटेट जो होता है वो वाटर होता है। फंजाई ये हीटरोट्रॉफ्स हैं। मॉसेस ये ब्रायोफाइट्स हैं और फर्न्स ये ट्रैक्योफाइट्स हैं। इन सब में ये स्पोर्स बनने का प्रोसेस होता है और पर्टिकुलरली प्लांट्स पे भी स्पोर्स फॉर्म होते हैं। A single mushroom may produce 5 lakh spores a minute at the peak of its production. एक जो सिंगल मशरूम होता है, मशरूम क्या होता है आपको पता है, किंगडम फंजाई से बिलोंग करने वाला बेसिडियोमाइकोटा का मेंबर होता है। इसको ईटिंग में भी यूज़ किया जाता है और पॉइजनस भी होते हैं और ईटेबल भी होते हैं। तो ये 1 मिनट में 5 लाख स्पोर्स प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है अपने पीक आवर्स में। अब ये स्पोर्स जो हैं अब इन्होंने क्या कहा, अब हम थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे स्पोरुलेशन ये जो आपको डायग्राम दिख रही है यहाँ पे आपको स्पोरुलेशन का प्रोसेस होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस पर स्पोरुलेशन के प्रोसेस में asexual reproduction involving one parent forming specialized single cells called spores. asexual reproduction जब होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो उस रिप्रोडक्शन के नतीजे में स्पेशलाइज सिंगल सेल्स बनते हैं जिन्हें हम स्पोर्स का नाम देते हैं। और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं
उन स्पोर्स के नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। ये प्रोसेस होता है प्लांट्स में, मोल्ड्स में और ईस्ट में। मोल्ड्स फंजाई का एक क्लास है, पेनिसिलियम आ जाता है इसमें, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये सारे जो हैं ये मोल्ड्स कहलाते हैं। और ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं। अब ये जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं ये बेसिकली यहाँ पे देखिए पेनिसिलियम में स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं। ये पेनिसिलियम, ये जो आपको दिख रही है डायग्राम, ये जो आपको डायग्राम दिख रही है ये पेनिसिलियम है, ये कोनिडियोफोर है, ये स्ट्रिगमेटा है, ये माइसीलियम है, ये स्पोर्स हैं चेन की फॉर्म में। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यहाँ पे ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये, अगर मैं बात करूँ, ये पेनिसिलियम है, ये स्टिग्मेटा है यहाँ पे बने हुए बॉटल शेप, ये पेनिसिलियम है। अब ये एक्चुअली ये स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं कोनिडिया। ये कोनिडिया इस वक्त जो फॉर्म हुए हैं, अगर हम बात करें तो इसमें माइटोसिस का प्रोसेस हुआ है। माइटोसिस के प्रोसेस होने के बाद ये कोनिडिया, अगर 2n नंबर है इस माइसीलियम का, तो यहाँ से डिटैच होने के बाद ये सूटेबल कंडीशन मिलेगी इसको, तो इसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी और यहाँ से इस तरह का पूरा एक माइसीलियम अराइज होने लग जाएगा। टू एन जिसमें होगा, और फिर उस 2n से दोबारा स्टिग्मेटा फॉर्म होंगे और फिर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चला जाएगा। ये तो एक सूरत हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बाज़ औक़ात क्या होता है, एस्परजिलस में ये प्लस स्टैंड का माइसीलियम है, ये माइनस स्टैंड का माइसीलियम है। ओके, यहाँ से स्पोरेंजियोफोर अराइज होगा, यहाँ से स्पोरेंजियोफोर अराइज होगा, इसके ऊपर फॉर्म हो जाएगा स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होंगे स्पोर्स। इन
इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो इन स्पोर्स में क्या शुरू हो जाएगी, जर्मिनेशन, और फिर ये इसमें दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये जर्मिनेशन होगी, और फिर ये दोबारा से इस पेरेंट प्लांट में माइनस स्ट्रैंड के माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये सारे तरीके समझने के बाद एक तरीका ये भी है, जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, मॉसेस की बात करते हैं, तो ब्रायोफाइट्स में मार्केंशिया को देख लेते हैं। अब ये ऐसे ही समझा सकती हूँ, मार्केंशिया है ये राइजोइड है, ये मेल गैमेटोफाइट है। ये फीमेल गैमेटोफाइट है। इसमें है एंथ्रीडियोफोर और यहाँ पे मौजूद है एंथ्रीडियल रिसेप्टिकल। ये है एंथ्रीडियोफोर। ये है आर्चिगोनियोफोर। ये है आर्चिगोनियल रिसेप्टिकल। अब यहाँ पे इसमें एंथ्रीडिया में स्पर्म होते हैं, एंथ्रीडियम में स्पर्म होते हैं और आर्चिगोनियम में एग होता है। अब यहाँ से ड्यू जब होती है, रेन हो रही होती है, तो स्पर्म जो है वो मूव करके जाते हैं आर्चिगोनियम के पास और यहाँ पे मौजूद एग को फर्टिलाइज़ कर देते हैं। जब एग फर्टिलाइज़ हो जाता है तो एन यहाँ पे है और एन यहाँ पे, तो ये बन जाता है 2n। तो ये 2n जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो इस 2n स्ट्रक्चर में यहाँ पे आर्चिगोनियम के पास एक स्पोरोफाइट बन जाता है। यहाँ से शुरू जनरेशन हो जाती है स्पोरोफिटिक जनरेशन, और स्पोरोफिटिक जनरेशन में ये जो एग बनता है, इस एग में माइटोसिस होती है और माइटोसिस होने के बाद बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं। ये गैमेटोफिटिक जनरेशन है और ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है। अब स्पोरोफिटिक जनरेशन में लेटर्स होते हैं और ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट में मियोसिस होने के बाद बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं हैप्लॉइड नंबर के, n नंबर के। अगर ये 100 हैं तो 50 जो हैं वो मेल गैमेटोफाइट बनाने की सलाहियत रखते हैं और 50 जो हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो ये स्पोर्स जो बने हैं ये यहाँ से लिबरेट होकर इन्हें जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो आधे मेल गैमेटोफाइट बना लेंगे और आधे जो हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट बना लेंगे। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है उसमें एक गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है और उसमें एक स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है जिसमें मियोसिस होने के बाद
गैमीट्स के फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट बनता है उसमें मियोसिस होने के बाद स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स बनने के बाद वो माइटोसिस के ज़रिए अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं, और आधे जो हैं वो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और आधे जो हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फंजाई का समझा दिया मैंने, मॉसिस का समझा दिया। अब यहाँ पे ये अलवा है। इस अलवा में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। ये मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड अलवा है। इस वक्त जो ये है ये गैमेटोफाइट है। अब ये गैमेटोफाइट है तो इसके अंदर मियोसिस होने के बाद, ये मियोसिस हुई हुई है इसके अंदर, इसमें जो है वो स्पोर्स बनेंगे जिन्हें हम गैमीट्स कहेंगे। क्योंकि ये गैमेटोफाइट है तो इसके अंदर हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे। हैप्लॉइड गैमीट्स बनने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट में होगी मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जो दोबारा से अपना माइटोसिस होने के बाद हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये पूरा डिटेल में लाइफ साइकिल होती है, जिसको समझने के लिए आपको लाइफ साइकिल पूरी डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे कोशिश तो कर रही हूँ कि इसको डिटेल में करूँ थोड़ा, लेकिन पूरी लाइफ साइकिल को इस तरह से समराइज़ करना कि आपको समझ में भी आ जाए, कोशिश कर रही हूँ कि वैसे हो जाए। देखिए, अल्वा में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। एक गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है और एक स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है उसको हम ऐसे करेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 2n है स्पोरोफिटिक जनरेशन। इसके अंदर होगी मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद यहाँ पे स्पोरेंजियम बन जाएंगे। इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोरेंजियम बन जाएंगे। तो ये स्पोरेंजियम जो है ये मियोसिस जब होगी इस स्पोरोफिटिक जनरेशन में, तो मियोसिस होने के बाद अब इन्हें जो स्पोरेंजियम बने हैं इनको हम स्पोरेंजियम नहीं कहेंगे, इनको हम कहेंगे गैमीट्स, क्योंकि हैप्लॉइड हो चुके हैं। तो अब ये कहलाएंगे गैमीट्स। इसमें से एक जो होगा मेल गैमीट होगा और एक जो होगा वो फीमेल गैमीट होगा। जो मेल गैमीट होगा और एक होगा फीमेल गैमीट। ये स्पोर्स भी कह सकते हैं हमको, क्वाड्रीफ्लेजिलेट स्पोर्स बनेंगे यहाँ पे। और क्वाड्रीफ्लेजिलेट स्पोर्स जब बनेंगे तो ये अपने फ्लेजिला लूज़ करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे मेल अल्वा में, और दूसरा वाला कन्वर्ट हो जाएगा फीमेल अल्वा में। ये क्वाड्रीफ्लेजिलेट जू स्पोर्स बने थे। जो अल्वा, जो हमारा स्पोरोफाइट था, उसके अंदर मियोसिस हुई थी। स्पोरेंजियम में हमारे पास स्पोर्स बने थे, तो एक एन था क्वाड्रीफ्लेजिलेट स्पोर्स और दूसरा एन था क्वाड्रीफ्लेजिलेट स्पोर्स। ये अपने फ्लेजिला लूज़ करेंगे और फिर यहाँ पे ये
कन्वर्ट हो जाएंगे एक मेल अल्वा में, और एक मेल गैमेटोफाइट बन जाएगा और एक फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। अब ये जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बना है इसके अंदर बन जाए, गैमेटोफाइट है तो ये इसके अंदर गैमेटेंजियम फॉर्म हो जाएंगे। और इसके अंदर गैमीट्स बनेंगे माइटोसिस के ज़रिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलरेडी हैप्लॉइड है। अब ये जो गैमीट्स बने हैं हमारे पास, ये फ्यूज्ड हो जाएंगे, और फ्यूज़ होने के बाद यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट, जिसमें हमको नज़र आएंगे 4 इस तरह से, 2 फ्लैजेला इसके, 2 फ्लैजेला इसके, जाइगोट अपने फ्लैजेला लूज़ करेगा, और लूज़ करने के बाद इसके अंदर होगी माइटोसिस, और माइटोसिस होने के बाद ये एक कि 2n है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक स्पोरोफिटिक अल्वा में, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2n। अब यहाँ पे 2n, इसके बाद इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद यहाँ पे बनेंगे स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम जब बनेंगे तो इन्हें हम कहते हैं ज़ूस्पोर्स। ये ज़ूस्पोर्स अपने फ्लैजेला जो है वो लूज़ करने के बाद गैमेटोफिटिक अल्वा बना लेंगे, गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस गैमेटोफिटिक जनरेशन के गैमीट्स फ्यूज होकर दोबारा स्पोरोफिटिक जनरेशन बना लेंगे। तो इस तरह से भी स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं। और ये देखें, ये ट्रैकियोफाइट्स की एक क्लास होती है फंस। ये फंस के ये स्पोर्स फॉर्म हुए हुए हैं। लीव्स के लोअर साइड्स पे ये सोरस होते हैं, और सोरस के अंदर यहाँ पे ये स्पोर्स फॉर्म हुए हैं। सोरस के अंदर स्पोरेंजियम होते हैं, और स्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पे ये स्पोर्स फॉर्म हुए हुए हैं। ये भी एक स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, इसके अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं। फिर ये ज़मीन पे गिरने के बाद हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन बना लेते हैं। ये भी थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है ये प्लांट है एडिएंटम का। इसमें लीव्स मौजूद हैं। ये 2n है, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है। याद रखिएगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन हमेशा 2n होती है। 2n है, इसकी लोअर साइड पे हमें, जब हम इस लीफ की एक डॉर्सल साइड होती है, एक वेंट्रल साइड होती है। जब हम इसकी वेंट्रल साइड पे देखेंगे तो हमें लीफ में इस तरह के गोल गोल से सोरस नज़र आएंगे। इन सोरस के अंदर हमें स्पोरेंजियम नज़र आएंगे। स्पोरेंजियोफोर है, और स्पोरेंजियम नज़र आएंगे। इन स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल होंगे। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद यहाँ पे हमें इसके अंदर स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स दिखेंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ से 2 वॉल्स होती हैं, एक होती है एन्यूलस और एक होती है स्टोमियम। ये एन्यूलर वॉल है, ठीक है, ये स्टोमियम है। तो ये स्लाइड जर्क होगा और ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद, क्योंकि एन्यूलर वॉल बहुत ज़्यादा थिक है तो झटके से खुलेगा। ये स्पोरेंजियम स्पोर्स यहाँ से बाहर लिबरेट होंगे, और लिबरेट होने के बाद ये ज़मीन पे गिरेंगे। ज़मीन पे गिरने के बाद सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये एक हार्ट शेप प्रोथैलस बना लेंगे। जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है माइन्यूट होता है,
इसके अंदर ऊपर की तरफ होंगे एंथ्रीडियम और नीचे की तरफ होंगे आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम में स्पर्म होगा और आर्चिगोनियम में एग होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट 2n। जाइगोट में माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने के बाद नीचे से रूट्स अराइज होंगी, एडवेंटिशियस रूट। ये अब गैमेटोस्पोरोफिटिक जनरेशन हो चुकी है और ऊपर की तरफ से यहाँ पे हमें पौधा निकलता हुआ दिखेगा जो स्पोरोफिटिक जनरेशन की निशानदेही करता है। जब स्पोरोफिटिक जनरेशन खुद अपना फूड बनाने के काबिल हो जाएगा तो ये गैमेटोफिटिक जनरेशन खुद ब खुद डीजेनरेट हो जाएगी। आई थिंक आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्लांट में स्पोर्स ऐसे ऐसे बनते हैं, ये मैंने बहुत ज़्यादा आपको डिटेल से समझाया। ये पूरी लाइफ साइकिल समझा दी। ये पैरामीशियम में स्पोर्स बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे 2 साइड्स पे स्पोर्स बन गए। स्पोर्स बनने के बाद अपना नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं माइटोसिस के ज़रिए, और माइटोसिस के ज़रिए इंक्रीज़ करने के बाद ये रिलीज़ होकर एक नया पैरामीशियम बना लेंगे। ये एल्गी में स्पोर्स बन रहे हैं। एल्गी में भी इसी तरह के स्पोरेंजियम बनते हैं और स्पोरेंजियम बनने के बाद वो रिलीज़ होकर एक नया एल्गी का पौधा बनाने की सलाहियत रखता है। ये देखें, ये एल्गी है ग्रीन कलर की, इसमें ये स्पोरेंजियम फॉर्म हो रहा है। ये स्पोरेंजियम फॉर्म होने के बाद ये पूरा मटेरियल है ये इस तरह से बाहर निकलेगा इसमें से, और बाहर निकलने के बाद ये ज़मीन पे गिरेगा। फिर इस तरह से इसमें माइटोसिस होने के बाद नया जो एल्गी का पौधा है वो फॉर्म हो जाएगा। ये जो है ये मॉस या ये फंस हैं, फंस के अंदर और ये स्पोरोफिटिक है। ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है, वही वाली मिसाल। ये पौधा निकल रहा है, ये 2n है। इसके अंदर मियोसिस होगी, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स बनने के बाद ज़मीन पे गिरेंगे, गैमेटोफिटिक जनरेशन बनेगी ज़मीन पर, और फिर उससे उसमें फ्लावर फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग और स्पर्म के बीच में यहाँ पे 2n स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। बैक्टीरिया में भी स्पोर्स बनते हैं। बैक्टीरिया में कैसे स्पोर्स बनते हैं? जब बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो बैक्टीरिया के अंदर एक सिस्ट बन जाती है जिसे हम एंडोस्पोर कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो जाता है और जिसे हम कहते हैं एंडोस्पोर। ये एंडोस्पोर यहाँ से वॉल जो है वो डीजेनरेट हो जाती है और ये एंडोस्पोर बाहर निकल के रेस्ट करता है, उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एक नए बैक्टीरिया के अंदर। ये अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया में भी स्पोर बनने का प्रोसेस होता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमारे पास है प्रोपगेशन की मतलब अपना नंबर इंक्रीज़ करना, लेकिन वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब स्टेम, लीव्स या रूट्स से। कोई उसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन्वॉल्व ना हो। वेजिटेटिवली हम किसी भी प्लांट को ग्रो करना चाहें स्टेम, लीव या रूट से, तो हम उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
Propagation involves the separation of a part of the parent plant then develop into a new plant. तो इस प्रोपोगेशन में हमारे पास पेरेंट प्लांट का कोई भी पार्ट जो है वो अलग हो जाता है और फिर उससे एक नया पौधा जो है वो वजूद में आ जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जिंजर है, इसे हम राइजोम कह रहे हैं। ये अंडरग्राउंड स्टेम है और इस अंडरग्राउंड स्टेम से ये जो नीचे की तरफ राइज हो रही हैं ये एडवेंटिशियस रूट है। ये जो नीचे की तरफ आपको दिख रही हैं ये एडवेंटिशियस रूट है, ये राइजोम है, अंडरग्राउंड स्टेम, और ये लीव्स हैं, एरियल लीव्स हैं। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम अगर हम इसमें होती हैं नोड्स, स्टेम है ना, तो हमको पता है स्टेम में नोड्स होती हैं। तो ये अगर नोड के मुकाम से डिटैच हो जाए और नोड के मुकाम से ये डिटैच होने के बाद सेपरेट हो जाए और सेपरेट होने के बाद इनको ज़मीन में ही दबा के रखा जाए तो यहाँ से पूरा जिंजर, होल जिंजर फॉर्म हो जाती है विद नोड्स। एडवेंटिशियस रूट अराइज हो जाती हैं। एडवेंटिशियस रूट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये स्टेम से अराइज हो रही हैं, रेडिकल से अराइज नहीं हो रही हैं या सीड से अराइज नहीं हो रही हैं, और फिर यहाँ पे अराइज हो जाती हैं लीव्स। यहाँ पे देखिए, ये बर्ड्स हैं, ये हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एक और एग्जांपल है। ये रूट्स हैं, सोइलन रूट्स। इन सोइलन रूट्स को हम कह रहे हैं ट्यूबर। इनसे रूट्स अराइज हो रही हैं। ये स्टेम है, ये न्यू स्टेम है और ये ओल्ड स्टेम है। ये बर्ड्स हैं। इसमें भी क्या होता है, स्टेम को अगर नोड के मुकाम से काट के रखा जाए तो काटने के बाद उससे रूट्स अराइज हो जाती हैं बहुत सारी। इस तरह से हमें रूट्स चाहिए तो इस तरह से बहुत सारी रूट्स अराइज हो जाती हैं उसमें से, और रूट्स अराइज होने के बाद वो अपने आप अपना जो नंबर है वो वेजिटेटिवली जो भी है इंक्रीज़ कर सकती हैं। Propagation involves the separation of a part of the parent plant then develops into a new plant. Any part, root, stem, leaf और bud may serve for this purpose. कोई भी पार्ट जो है वो यूज़ हो सकता है। रूट यूज़ हो सकती है। रूट को आप अगर ज़मीन में रख दें तो उसमें भी वो रूट भी जो है वो अपने जैसी बहुत सारी रूट्स बनाने की सलाहियत रखती है। स्टेम भी यूज़ हो सकता है, लीव्स भी यूज़ हो सकती हैं, और बर्ड, कोई भी जो है वो बर्ड हम रख दें वो भी यूज़ हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो स्टेम ही यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे पास जिंजर है, जैसे हमारे पास पोटैटो है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हम कैरेट भी है, और हमारे पास कैरेट, गाजर, हमारे पास टर्निप होती है, हमारे पास कैरेट है, हमारे पास मूली है,
They are highly specialized for the task and bear little resemblance to the original plant organs from which they evolved. Example, potato is actually a modified stem. ये जो होते हैं ये हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने टास्क के लिए, और इनकी बहुत ज़्यादा कम रिजेम्बलेंस होती है अपने पेरेंट प्लांट से, जिससे ये इवॉल्व हुए हुए होते हैं। जैसे जो पोटैटो है वो मॉडिफाइड स्टेम है, और जो उसका जो पौधा होता है वो अपने जो अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है उसके जो ऊपर की तरफ जो उसका स्टेम होता है वो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, वो उससे बिल्कुल भी रिजेम्बलेंस नहीं रखता पोटैटो। जैसे ये पोटैटो यहाँ पे हमारे पास आ गया पोटैटो, ये पोटैटो है हमारे पास। ये पोटैटो है, इसमें से ये शूट्स अराइज हो रही हैं, आपको शूट अराइज होती हुई दिख रही है ऊपर की तरफ। ये नीचे की तरफ इस पौधे में से रूट अराइज हो रही है, और ये आई है। अगर हम पोटैटो को लें और पोटैटो को आई के मुकाम से काट के ज़मीन में दबा दें तो नीचे की तरफ से रूट अराइज होगी और ऊपर की तरफ से शूट अराइज होगी। ये जो शूट है इससे जो है वो एक नया पौधा जो है वो डेवलप हो जाएगा। ये जो पोटैटो होता है इसके अंदर आईज होती हैं जिन्हें बड कहा जाता है। ये पोटैटो है, इसके अंदर छोटी छोटी आईज होती हैं जिन्हें बड कहा जाता है। पोटैटो जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है जिसे राइजोम कहा जाता है। इसके अंदर बर्ड्स हैं छोटी छोटी, इनको आईज कहा जाता है। अगर इस पोटैटो को इन बर्ड्स के मुकाम से काट के ज़मीन में अलग अलग दबा दिया जाए तो हर बर्ड से जो है वो ऊपर की तरफ एक पोटैटो का पौधा जो है वो डेवलप हो जाता है। और पोटैटो का पौधा डेवलप जब हो जाता है तो पोटैटो का जब पौधा डेवलप हो जाता है, यहाँ देखें पोटैटो का पौधा डेवलप हो रहा है, तो फिर उस पोटैटो के पौधे की फिर अंडरग्राउंड स्टेम होता है और फिर उससे बहुत सारा पोटैटो जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पर ये पोटैटो का पौधा है, अगर ये अंडरग्राउंड स्टेम है इसका, और इस अंडरग्राउंड स्टेम से बहुत ज़्यादा पोटैटो अराइज हो जाएंगे, और पोटैटो अराइज हो जाएंगे और इसके अंदर बहुत ज़्यादा आइज़ होंगी। फिर इन आइज़ को अगर हम ज़मीन में दबा दें अलग अलग, ये ऑलरेडी दबे हुए होते हैं, तो यहाँ से फिर एक पोटैटो का पौधा डेवलप होना, इस तरह से बहुत ज़्यादा पोटैटो के पौधे। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसमें कोई भी गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं है, और पौधा जो है वो अपना नंबर जो है वो खुद ब खुद इंक्रीज़ कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये जिंजर से पौधा आपको निकलता हुआ दिख रहा है। जिंजर भी जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है जिसे हम राइजोम कहते हैं। ये अंडरग्राउंड स्टेम है जिंजर, और ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं, और यहाँ से जो है वो लीव्स अराइज हो रही हैं। ये जिंजर की रूट्स अराइज हो रही हैं, एडवेंटिशियस रूट। ये पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है, इसमें बर्ड्स मौजूद हैं। ये जो है लीफ है ब्रायोफाइलम की, इस लीफ से भी एक नया पौधा जो है वो हमें बनता हुआ दिख रहा है। ये देखें, ये जो लीव आपको दिख रही है इसमें नीचे की तरफ रूट्स अराइज हो जाएंगी और ऊपर की तरफ से पौधा निकलता हुआ दिख रहा है। मैंने क्या बताया था, लीव भी जो है वो होती हैं, रहते हैं, स्पेशलाइजेशन होती है इनमें, सलाहियत होती है। ये भी पूरा एक अंडरग्राउंड स्टेम है। In some plants, to ensure the continued survival of favorable genotype, organs of vegetative propagation also act as perinating organs, which lie in the soil over the winter. अब
बाज़ औक़ात क्या होता है, क्योंकि ये जो ऑर्गन्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्वॉल्व, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है एक नया पौधा बनाने की। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये पेरिनेटिंग कंडीशन में चले जाते हैं, ये सो जाते हैं। ये अगर इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो ये अपने आप को एक्टिव नहीं करते, और सिर्फ उस वक्त ही एक्टिव होते हैं ये ऑर्गन्स जब इनको फेवरेबल कंडीशन, विंटर्स में या किसी भी किस्म के हार्श इन्वायरमेंट में ये स्लीपिंग कंडीशन में चले जाते हैं, डोर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं, और सिर्फ उस वक्त ही ये वेकिंग पोजीशन में आते हैं जब इनको पता होता है कि फेवरेबल इन्वायरमेंट है, फिर इनसे जो है वो नया पौधा जो है वो अराइज होता है। यहाँ पे ये हमने समझा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का प्रोसेस। अब हम समझ लेते हैं एपोमिक्सिस। अब ये जो एपोमिक्सिस है ये डिफरेंट मैकेनिज़्म है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बिल्कुल ही डिफरेंट मैकेनिज़्म है। ये जो होता है इवॉल्व हुआ हुआ होता है डैंडलियंस में और कुछ दूसरे अलग प्लांट्स में। वो जो विंड ब्लोन सीड्स होते हैं या विंड ब्लोन्स जो हैं वो फ्रूट्स होते हैं, कुछ उड़ने वाले फ्रूट्स होते हैं, हवा में उड़ने वाले फ्रूट्स होते हैं, और वो जिन पौधों में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं डैंडलियंस। ये जो डैंडलियंस हैं ये विंड ब्लोन फ्रूट्स होते हैं, और ये इन पौधों में एपोमिक्सिस का प्रोसेस होता है। ये जो विंड ब्लोन फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर सीड्स हमें दिखते हैं, इन फ्रूट्स के अंदर सीड्स दिखते हैं, लेकिन ये जो सीड्स फॉर्म हुए हुए होते हैं इन फ्रूट्स के अंदर, और ये फ्रूट बना हुआ होता है वो बग़ैर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है। और फ्लावर्स जो हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते, फिर भी उनके अंदर फ्रूट बनता है, और फ्रूट बनने के बाद ना सिर्फ फ्रूट बनता है बल्कि उनके अंदर सीड भी फॉर्म हो जाते हैं। दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ सीड इज़ कॉल्ड एपोमिक्सिस। ये जो एसेक्सुअली हमारे पास सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं एपोमिक्सिस। नंबर तो इंक्रीज़ हो रहा है, दैट है कि जब सीड्स बन रहे हैं तो एक प्लांट का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं एपोमिक्सिस। A diploid cell in the ovule give rise to the embryo, and the ovules mature into the seed, which in the dandelion are dispersed by wind-blown fruit। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि हमें पता है कि ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एक होता है डिप्लॉइड सेल। हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ओवरी जो है, अब यहाँ पे हमें पता है स्टिग्मा होता है, हमें पता होता है स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है और ओवरी होती है। ऐसे ही इसके अंदर होते हैं ओव्यूल। इन ओव्यूल के अंदर वैसे अगर हम देखा जाए तो इन ओव्यूल के अंदर होता है एग, ये सिनर्जिड्स हैं, ये एंटीपोडल, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और ये एंटीपोडल सेल है। अब ये जो ओवरी एम्ब्रियो सैक है इनमें डिप्लॉइड सेल होता है, कोई भी डिप्लॉइड सेल। अब ये तो है एक तो हैप्लॉइड सेल है, और बाकी का सिनर्जिड्स हो सकते हैं, वो बाकी के एंटीपोडल सेल्स हो सकते हैं। एग जो है वो हैप्लॉइड है, कोई सा भी डिप्लॉइड सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, कोई सा भी डिप्लॉइड सेल। अब इन्होंने मेंशन नहीं किया है, कोई सा भी एम्ब्रियो का डिप्लॉइड सेल बिकम कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, डायरेक्ट एम्ब्रियो में। जाइगोट भी नहीं, जाइगोट तो फ्यूजन से बनता है ना स्पर्म और एग के, लेकिन अब यहाँ पे एम्ब्रियो बन जाता है, और ये एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो बनने के बाद यहाँ पे एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो जो है वो ऊपर की तरफ
ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं ये फॉर्म होकर एंडोस्पर्म बना देते हैं। एंडोस्पर्म बन जाता है। एंडोस्पर्म बन जाता है। एंडोस्पर्म क्यों बनता है कि एग तो फर्टिलाइज नहीं हुआ, लेकिन जो एंडोस्पर्म है इसके साथ स्पर्म जो है वो आगे फर्टिलाइज हो जाता है और यहाँ पे 3n स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। और ये एम्ब्रियो जो है वो इस एंडोस्पर्म को एज अ फूड जो है वो यूज़ करता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ। यहाँ पे भी हमारे पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ और जो हमारे पास सीड्स बने हैं, फ्रूट बना है, वो विदाउट ही फर्टिलाइजेशन के बना है। और ये जो एग्जांपल है ये पाई जाती है विंड ब्लोन फ्रूट जो होते हैं, उड़ने वाले फ्रूट्स होते हैं जैसे डैंडलियन में, उनके अंदर ये प्रोसेस जो है वो पाया जाता है।